वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 49 है। यूपी पीसीएस की ये सीरीज़ चल रही है 2023 के लिए। हर दिन इसका लाभ उठाते रहिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 49 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो 20 प्रश्न है इसमें। अधिकतर प्रश्न ज्योग्राफी के होंगे। पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्राइमरी रॉक कौन सी है इसमें? प्राथमिक चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। उन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है क्योंकि वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनते हैं। मैग्मा के ठंडा होने पर ठोस रूप में बदलने पर आग्नेय चट्टानें बनती हैं। बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, पैगमाइट हो गया, गेब्रो इत्यादि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, प्राइमरी रॉक्स हैं। ठीक है, आग्नेय इंग्लिश में बोलते हैं इनको इग्निशियस रॉक। देखिए, गठन के आधार पर चट्टानों को निम्नलिखित 3 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु है? कौन सी है इसमें? साल भर वर्षा होती है क्या? सर्दियों में ही वर्षा होती है क्या? एक बेहद छोटा मौसम होता है क्या? एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं जो चल रही है हमारे टेलीग्राम पर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक शुष्क और गीला मौसम। देखिए, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की बात करें तो इसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। इसे कोपेन के वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय गीला और सूखा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सवाना के सबसे बड़े विस्तार जो हैं वो अफ्रीका में है, जहां महाद्वीप का अधिकांश हिस्सों में जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उदाहरण के तौर पर केन्या में और तंजानिया में। सवाना घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में भी पाए जा सकते हैं। और सवाना क्षेत्रों में जो है 2 अलग मौसम होते हैं, गीला मौसम, एक शुष्क मौसम। शुष्क मौसम में बहुत कम वर्षा होती है और गीले मौसम में हरे भरे घास और जंगली क्षेत्रों सहित वनस्पतियां बढ़ती हैं। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से उसकी भारी वर्षा से दूर जाते हैं, चारागाह सूखा और उसके बाद और सूखा होता जाता है, विशेष रूप से शुष्क मौसम में। क्षोभ मंडल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें? देखिए, पृथ्वी की परतों को अलग अलग भागों में बांट दिया है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, हेक्सोस्फियर सबसे ऊपर। तो इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में इनसे प्रश्न बनते रहते हैं 1 साल 2 साल छोड़कर। तो क्षोभ मंडल से हम रिलेट करेंगे, पहला मंडल है ये। तो इसे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है, करेक्ट है। और इस परत के भीतर सभी प्रकार के मौसम परिवर्तन होते हैं, ठीक है, या सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई के लिए 1 डिग्री सेल्सियस की दर से वातावरण की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है कि घट जाता है? इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी ये सारे सही हैं क्या? एक पक्का इनकरेक्ट है इसमें, वो है ये वाला स्टेटमेंट, तापमान बढ़ता नहीं है, घट जाता है। तो क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फियर में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए 1 डिग्री सेल्सियस की दर से वातावरण की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता, घट जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल लैप्स रेट। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना। यह है स्थान, यह है देश। रेड बेसिन ताइवान, कांटो का मैदान जापान और पर्ल नदी डेल्टा चीन। बताइए कौन सा सही सुमेलित है इसमें? देखिए, पर्ल नदी डेल्टा चीन में स्थित है, ठीक है। कांटो का मैदान जापान में स्थित है, ये भी सही है। रेड बेसिन ताइवान में नहीं है, रेड बेसिन कहाँ पर है? चीन में ही है। तो फर्स्ट वाले को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो रेड बेसिन चीन में स्थित है, ठीक है। यह चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
पर्ल नदी डेल्टा चीन में स्थित है, यह चीन का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। और क्वांटो का मैदान है जापान में, यह होन्शु द्वीप पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। तो पहला सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है, तीसरा सही सुमेलित, पहला सही सुमेलित नहीं है, दूसरा सही सुमेलित है, तीसरा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ग्रेट बैरियर रीफ दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। देखिए चिल्का झील न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, करेक्ट है स्टेटमेंट। अगर यहीं विश्व लिख देता तो गलत हो जाता, कैस्पियन सागर है विश्व की। एटलस माउंटेन यूपीएससी का फेवरेट है, 2 बार प्रश्न कर चुका है यूपीएससी में भी। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें भी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में इससे प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया में तो है ये, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है तो ये ऑस्ट्रेलिया के यहाँ है, यहाँ यानी उत्तर पूरब में, और यहाँ लिखा है दक्षिण पूर्व में, जो कि गलत है स्टेटमेंट ये। तो गलत अपने को ढूंढना है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है डी वाला स्टेटमेंट। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी जिसका नाम है ग्रेट बैरियर, वो दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में ना होकर कहाँ पर है? उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। और ओशियन भी पूछा जाता है, अगर महासागर पूछे कौन से महासागर में, हिंद महासागर या प्रशांत में? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। नंबर 6 पर आ जाइए। अराकनियोमा डैश की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, किसकी? म्यांमार की। तो अराकनियोमा जो है म्यांमार की पर्वत श्रेणी है, प्रमुख पर्वत श्रेणी है, यह हिमालय का भाग है। ठीक है, म्यांमार से जुड़ी और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, इरावदी नदी जो है वो म्यांमार की जीवन धारा कहलाती है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और इरावदी के अतिरिक्त शितांग नदी और साल्वीन नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं म्यांमार की। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, ठीक है, जो कि फ्रांस में स्थित है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध डागर क्षेत्र उत्तरी सागर में स्थित है। और जर्मनी का जो हैम्बर्ग नगर है वो टाइवर नदी के किनारे स्थित है। और रूस का मुर्मंस्क बंदरगाह उत्तरी ध्रुव का एकमात्र बंदरगाह है जो वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। देखिए पहला वाला सही है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक सही है। मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध डागर क्षेत्र उत्तरी सागर में स्थित है, ये भी सही है। और जर्मनी का जो हैम्बर्ग नगर है वो टाइवर नदी के किनारे नहीं है, इल्ब नदी के किनारे, ये गलत है। रूस का मुर्मंस्क बंदरगाह उत्तरी ध्रुव का एकमात्र बंदरगाह है जो वर्ष भर हिमयुक्त रहता है, करेक्ट है, सी गलत है। तो जर्मनी का हैम्बर्ग बंदरगाह, जर्मनी का जो हैम्बर्ग नगर है वो टाइबर नदी के किनारे नहीं है, बल्कि वो है एल्ब नदी के किनारे, ठीक है। बाकी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है, पहला सही है। मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध डागर क्षेत्र उत्तरी सागर में स्थित है। और मुर्मंस्क बंदरगाह रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित है, यह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र बंदरगाह है जो वर्ष भर हिमयुक्त रहता है, यानी बर्फ से ढका रहता है। जर्मनी का जो हैम्बर्ग नगर है वो इल्ब नदी के किनारे स्थित है, न कि टाइवर। तो चौथा वाला गलत है। चौथा वाला स्टेटमेंट था वो कौन सा वाला था? तीसरा वाला, सी वाला स्टेटमेंट गलत है भाई, ठीक है, सी वाला, सी वाला यहाँ होगा। और तीसरे में क्या था? जर्मनी का हैम्बर्ग नगर, जर्मनी का हैम्बर्ग नगर, तो ये है ए 3 कर दो, इसको कर दो 4, ठीक है। और 4 होगा गलत और ये होगा सही, ठीक है। चलिए वैसे ही क्लियर है, अब पीडीएफ में करेक्ट कर देंगे इसको। नंबर 8 पर आ जाइए। सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वेन्यू घाटी स्थित है कहाँ पर? ये नाइजीरिया में है, अफ्रीका के नाइजीरिया में। तो सोयाबीन उत्पादन के लिए वेन्यू घाटी जो है वो नाइजीरिया में स्थित है। और सोयाबीन जो है प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। और भारत में अगर सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य देखें तो मध्य प्रदेश है वो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा सही होगा।
भारत में पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई, भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। गलत है दोनों स्टेटमेंट ये। भारत में पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के काल में, और भारत में पहली नियमित जनगणना हुई रिपन के काल में। तो कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और पहली नियमित जनगणना की बात पूछे तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त का नाम याद रखना, W.C. प्लाउडेन। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, भारत की जो जनसंख्या है वो अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। जो किसी भाषा को पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी सक्षम है, जनगणना के प्रावधानों के अनुसार साक्षर माना जाएगा। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो है 1,21,08,977। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और देखिए भारत की जो जनसंख्या है अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। जिनकी उम्र 7 साल या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को पढ़ने तथा लिखने में सक्षम है, उन्हें साक्षर माना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में नकारात्मक रही? नागालैंड है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में नकारात्मक रही, जबकि पिछले दशक में देखें तो यह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। ठीक है, नई जनगणना तो हुई नहीं है अभी तक, आंकड़े हमारे पास 2011 के ही हैं और इनसे ही सवाल बनेंगे। 12वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमनद्वीप है। दमनद्वीप है, चंडीगढ़ है, दमनद्वीप ही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, ये याद रखिएगा इनको। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों की आबादी में 17% तथा महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 618 है। किसका है? दमनदीप का है। और उसके बाद है 818, वो किसका है? चंडीगढ़ का है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, राज्यों की नहीं। राज्यों में तो हरियाणा का है सबसे कम। 13वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम। जिसकी सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी वो सबसे पहला आएगा, उसके बाद सबसे कम, फिर उससे कम। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी वाला राज्य यानी जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। बिहार के बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल है, उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें है टॉप पर बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नंबर 14 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों के लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? अवरोही में जिसका सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहला आएगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर उसके बाद। तो सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो है वो है ईसाई धर्म में, ईसाई के बाद बौद्ध धर्म में, बौद्ध के बाद जैन में, जैन के बाद मुस्लिम में, मुस्लिम के बाद हिंदू में, और सबसे कम है, सबसे खराब सेक्स रेशियो है, ठीक है, सिख समुदाय का। तो जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो निम्न प्रकार है। ईसाई धर्म में, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएं हैं, बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है। और बौद्ध धर्म का 965 है, जैन का 954, मुस्लिम का 951, हिंदू का 939 और सबसे कम है सिख 903। याद रखिएगा इसको।
15वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? 1971 से 1981 के बीच में। तो भारत में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर यानी 46% 1971 से 1981 के दशक में दर्ज की गई। वर्तमान में नगरीकरण की वार्षिक दर जो है वो कितनी है? बहुत कम है, 3% है। ठीक है, जो नगरीकरण की प्रक्रिया के धीमी होने का प्रमाण है। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या जो है 53 हो गई। नंबर 16 पर आ जाइए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। जोजिला दर्रा कुमाऊं हिमालय में स्थित है, यह मंडी से लेह को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन सा गलत है इसमें? देखिए, जोजिला दर्रा कुमाऊं हिमालय में थोड़ी है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है। जोजिला दर्रा कुमाऊं हिमालय में नहीं है और मंडी को लेह से नहीं जोड़ता है वो। जोजिला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रे से। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 17 प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह तट, यह उनके विस्तार कहाँ तक, कौन? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट और कन्नड़ तट, बताइए। देखिए, जो कोंकण तट है वो है गुजरात से लेकर गोवा तक। ठीक है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। उत्तरी सरकार तट उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक है। ठीक है, तो दूसरा भी करेक्ट हो गया। कोरोमंडल तट जो है वो है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, तो ये वाला भी करेक्ट है। कन्नड़ तट जो है वो है गोवा से लेकर कर्नाटक तक। तो सुमेलित हैं सारे के सारे चारों, याद रखना इनको। तो ऑप्शन ढूंढना है अपने को 1 2 3 4 वाला, यानी ए है इसका आंसर। तो कोंकण तट का जो विस्तार है गुजरात से गोवा तक है। मालाबार तट का विस्तार मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, एक है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट का विस्तार गोवा से कर्नाटक तक है। और एक है उत्तरी सरकार तट, वो आंध्र प्रदेश उड़ीसा से आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और एक है कोरोमंडल तट, वो है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह नदियाँ, यह उद्गम स्थल। झेलम बेरीनाग झरने से, रावी बनिहाल दर्रे से, सतलज राक्षस ताल से, या राक्षस ताल लिखा है कहीं कहीं एनसीईआरटी में। रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियों से। झेलम बेरीनाग से निकलती है, सही है। सतलज राक्षस ताल से निकलती है, सही है। रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। रावी बनिहाल दर्रे से नहीं निकलती। ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से रावी नदी का उद्गम? रोहतांग दर्रा, हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। चोलमहू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कहाँ स्थित है ये? कहाँ स्थित है ये? लद्दाख में? नहीं। उत्तराखंड में है क्या? नहीं है। जम्मू कश्मीर में? नहीं, यह है सिक्किम में। तीस्ता नदी निकलती है यहाँ से। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलहामू झील सिक्किम के उत्तरी भाग में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, चोलहामू। बीसवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ आर्द्र भूमियाँ और यह संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर वो हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ भारत में कितनी हो गई हैं? 54 हो गई हैं। अभी तक 49 थी, 5 नई आ गई हैं। ठीक है, उसमें 3 है तमिलनाडु की। ठीक है, एक है मध्य प्रदेश, एक है मिजोरम। ये चीज़ याद रखना। टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड हो गए 54। कांजली तथा हरिके के सामने हिमाचल लिखा है, रेणुका के सामने तथा चंद्रगताल के सामने राजस्थान, होकेनशर के और सुरिनसर के सामने उत्तराखंड। देखिए, रेणुका बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने भी पूछा था इस बार 5 जून को इसके बारे में। तो यूपी पीसीएस तो पूछती रहती है।
रेणुका तथा चंद्रताल राजस्थान में नहीं है, अगर आपको चंद्रताल नहीं पता, रेणुका का पता है तो ठीक है। हिमाचल में है ये, एक से एलिमिनेट हो जाता। कांजली तथा हरिके ये पंजाब में, हिमाचल में नहीं है, गलत है ये भी। होकेंसर सुरिनसर ये है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी किसका मिलान गलत है? तो सभी का मिलान गलत है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। तो कांजली तथा हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में स्थित है, पहला गलत। दूसरा भी गलत है क्योंकि रेणुका तथा चंद्रताल आर्द्रभूमियाँ हिमाचल प्रदेश में है, और होकेंसर और सुरिनसर आर्द्रभूमियाँ जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में नहीं। तो तीसरा गलत। तो तीनों के तीनों सही सम्मिलित नहीं है, डी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे जीएस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। धन्यवाद।